ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया है, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का। पहले हमने इजी डायग्राम ड्रा किया था। आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन वो 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो आपका कवर करेगा। कैसे क्वेश्चन आ जाए देखिए। अगर आ जाए वृक्क का चित्र बनाते हुए, नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, बिल्कुल कर लोगे। अगर आ जाए क्वेश्चन कि बॉमन कैप्सूल यानी कि बॉमन संपुट और बॉमन नलिका का सचित्र वर्णन कीजिए, तो हम कर सकते हैं। अब आ जाए कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो किसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बिल्कुल इससे हम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले यह है कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और किस काम आता है। तो मनुष्यों का जो उत्सर्जन तंत्र होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है कि शरीर में, मानव शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है। क्या करता है? एकत्र करके, कलेक्ट करके, एकत्र करने के बाद में शरीर से बाहर उनका निष्कासन कर दिया जाता है। ये है हमारे उत्सर्जन तंत्र का कार्य। यानी कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रीट यानी कि एक्सक्रीट्स लिक्विड वेस्ट मटेरियल आफ्टर कलेक्टिंग, यानी कि अपशिष्टों को एकत्र करके उनका निष्कासन करता है। वो कौन करता है? हमारा उत्सर्जन तंत्र करता है। क्लियर होगी बात। अब देखिए कि इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर, इस तंत्र में क्या होता है देखिए। सबसे पहले मैं लिखूं इसमें तो कितने होते हैं देखिए। नंबर 1, इसके अंदर 1 और 2, यानी कि 2 तो किडनीज होगी, वृक्क। क्लियर होगी बात। आगे देखिए 1 और 1 2, यानी कि 2 ही यूरेटर्स यानी कि मूत्र वाहिनियां। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 ब्लेडर, यानी कि 1 ब्लेडर यानी कि मूत्राशय। क्लियर हो गया स्टूडेंट। और क्या हो गया? 1 ही मूत्र मार्ग, यानी कि 1 हो गया यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। अब हम इसके अंदर जो वर्णन करेंगे वो इन्हीं का ही हम वर्णन करेंगे। क्लियर होगी। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम किडनी को, यानी कि वृक्क। क्या होता है हमारी जो किडनी जो होती है स्टूडेंट, ये मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। ये जो हमारी किडनी होती है, ये स्टूडेंट, ये हमारे बॉडी के 75 to 80%
75 से 80% तरल अपशिष्टों को का निष्कासन करती है, यानी कि इट रिलीज 75 to 80% लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, क्लियर होगी बात। और क्या करती है ये, जितने भी रस हमारे शरीर के अंदर स्रावित होते हैं, जितनी भी ग्रंथियों के द्वारा, यानी कि स्रावित रसों पर नियंत्रण करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। होता कैसे है देखिए, सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की, बीज की तरह, यानी कि बीन शेप्ड होती है। रंग कैसा होता है इसका, गहरा भूरा, यानी कि डार्क ब्राउन कलर इसका होता है। क्लियर होगी। ये तो है इसकी बाहरी एक वर्णन हमारा। क्लियर होगी। डार्क ब्राउन होती है, सेम के बीज के आकार की, स्रावित रसों का पर नियंत्रण करती है और रिलीज करती है, यानी कि उत्सर्जन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है 75 से 80% अपशिष्टों का, और मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्लियर होगी बात। इतना कर लिया स्टूडेंट। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसको मिटाता जाऊंगा, और क्योंकि वैसे पूरा नहीं आएगा। अब क्या होता है देखिए स्टूडेंट, हमारा जो किडनी है हमारी, इसकी शेप इस तरह से होती है, यानी कि बाहरी तो होती है उत्तल और आंतरिक स्ट्रक्चर होती है अवतल। क्लियर होगी। अब जो हमारी अवतल सतह होती है, अवतल सतह पर अंदर की तरफ एक खांच होती है, यानी कि फ्यूरो इन मिड साइड ऑफ किडनी, मिड सरफेस ऑफ द किडनी, यानी कि वृक्क के अंदर अवतल सतह की ओर एक खांच होती है, मेन है इसकी एक खांच होती है, जिसे हम कहते हैं हाइलम। जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। फ्यूरो एट मिड सरफेस ऑफ किडनी, यानी कि आंतरिक सतह की ओर मिड सरफेस ऑफ द किडनी क्या होती है, एक खांच होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइलम। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये वाली, ये हाइलम कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो हाइलम है, यहां देखिए आप, ये स्ट्रक्चर हाइलम है, मान लो हाइलम ही है। इसमें से होकर के देखिए क्या आता है, इसी में से अंदर की तरफ मूत्र वाहिनियां, यूरेटर्स इसमें प्रवेश करता है, तंत्रिकाएं और रुधिर, यानी कि ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं या रक्त वाहिकाएं, इसके अंदर रक्त वाहिनियां कह दो, रक्त वाहिकाएं कह दो, वाहिनियां कह दो, रुधिर वाहिनियां जो भी है, यानी कि यूरेटर्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, इसके अंदर से, इसी में से होकर के हमारी किडनी के अंदर जाती है। किस में से होकर के, हाइलम में से होकर के। क्लियर आगे बात। अब देखिए, अब आगे देखिए कि इसे, ये जो हमारी हाइलम है, हाइलम में, हाइलम के अंदर ही आगे की तरफ एक फनल शेप्ड, यानी कि हाइलम में क्या होता है देखिए ढंग से, हाइलम में कीपाकार संरचना होती है, यानी कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पेल्विस कहा जाता है। हाइलम में एक कीपाकार संरचना होती है, कीप के आकार की संरचना होती है, और जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। ये यहां होगा स्टूडेंट। अब क्या होता है पेल्विस, ये मान लो ये हमारी
मूत्रवाहिनी है, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये कीप के आकार की संरचना वो पेल्विस होती है, और इसी से होकर के ही मूत्रवाहिनी निकलती है। क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। ये हमारी जो किडनी का एक मेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए, यहां तक हो जाना चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट, हमारा जो किडनी है, वृक्क है, उसके दो प्रकार होते हैं। मतलब दो भाग है, उसके दो भाग है हमारी किडनी के, वृक्क के। देखिए कौन कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला। यानी कि इसके दो भाग हो गए। अब कैसे होते हैं, देखिए ये है ना हमारी किडनी, जो इसके अंदर इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये जो बाहरी है ये तो है कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर की स्ट्रक्चर है ये मेडुला। ठीक है, यानी कि वल्कुट और मध्यांश कह लीजिए इसको। क्लियर हो गया? अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, इसी के अंदर ही ब्लड वेसल्स पाई जाती है, कैपिलरीज होती है, उत्सर्जी इकाइयां होती है इसके अंदर। प्रत्येक वृक्क के अंदर, इन ईच एंड एवरी किडनी, लैक ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट, एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट, और उसी को कहते हैं, हम कहते हैं नेफ्रॉन। उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। यानी कि इस तरह से अगर कहा जाए, एक बनाऊं मैं, यानी कि आपके इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखिए कि इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर हो, यहाँ ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है यूं, और यहाँ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है यहां पाई जाती है इसमें, ये वाली। तो इसके अंदर रक्त कोशिकाओं के गुच्छ पाए, यानी कि उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती है प्रत्येक, यानी कि ईच एंड एवरी, प्रत्येक वृक्क में कई लाखों उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है स्टूडेंट। क्लियर हो जाना चाहिए। जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। किसे कहा जाता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो, यानी कि ईच किडनी मेड अप मैनी लैक ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो नेफ्रॉन होता है स्टूडेंट, इसी नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन है, ये कंडीशन नेफ्रॉन की आ जाती है। नेफ्रॉन में देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये होगी आगे वाली, और एक ही पीछे वाली ट्यूब होगी। तो इसकी दो स्ट्रक्चर हो जाएगी स्टूडेंट। एक तो हो जाएगी बॉमन्स कैप्सूल, और एक हो जाएगा बॉमेंस ट्यूबल्स। क्लियर होगी? यानी कि बॉमेन संपुट और बॉमेन नलिका। ये वाला बॉमेन संपुट स्ट्रक्चर है, और ये बॉमेन नलिका वाली है। क्लियर होगी? यहां तक देख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसको रब करता हूं मैं। आगे देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा नेफ्रॉन है, अब मैं कहूं कि नेफ्रॉन जो है हमारा, नेफ्रॉन में मैंने दो बताया था आपको, बॉमन कैप्सूल और बॉमन ट्यूबल्स। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना बॉमन कैप्सूल वाली, इसमें इस नेफ्रॉन का जो आगे का भाग होता है, ऊपरी भाग, ये एक कप के आकार का होता है। कप के आकार का ऊपरी भाग, अपर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन कप शेप्ड, यानी कि कप के आकार का इस तरह से संरचना होगी स्टूडेंट। ये वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहा जाता है बॉमन कैप्सूल। कप के आकार की संरचना होगी, जिसे कहा जाता है बॉमन संपुट या बॉमन कैप्सूल्स। अब क्या होता है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर अभिवाही धमनियों का जाल, गुच्छा पाया जाता है। अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है। किसका पाया जाता है स्टूडेंट?
इस कप में यानी कि बोमन कैप्सूल में, बोमन संपुट में अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है और इसी गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। इसी गुच्छे को ग्लोमेरुल्स कहा जाता है, यानी कि bunch of branch afferent arteries called glomerules, यानी कि bunch of branched कैपिलरीज कह लो या afferent artery is called glomerules। क्लियर होगी? ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। अब देखिए इस ग्लोमेरुल्स का एक सिरा देखिए, ये वाला ग्लोमेरुल्स का एक सिरा और ये दूसरा सिरा, यानी कि मैं कहूं कि इस तरह से अगर ये है, ये अभिवाही धमनियां, तो ये एक सिरा ऐसे जुड़ा होगा और दूसरा सिरा इस तरह से जुड़ा होता है। एक सिरा जो होता है स्टूडेंट, इसमें देखिए ये जुड़ा होगा, इसका यहां से मिटा देता हूं मैं, देखिए ग्लोमेरुल्स का एक सिरा, यानी कि ये ग्लोमेरुल्स है, इसका एक सिरा तो जुड़ा होता है रेनल आर्टरी से और दूसरा सिरा जुड़ा होता है स्टूडेंट रेनल वेन से, यानी कि वृक्क धमनी से जुड़ा होता है एक सिरा और एक होता है वृक्क सिरा से जुड़ा। अब देखिए क्या फंक्शन होता है। वृक्क धमनी से जो सिरा जुड़ा होता है उसमें से अपशिष्ट रक्त इसके अंदर, यानी कि ऐसा रक्त जिसके अंदर अपशिष्ट मिला हुआ होगा, यानी कि यूरिया इसके अंदर मिली हुई होगी, वो इस बोमन कैप्सूल के अंदर आता है। क्लियर आ जानी चाहिए। वृक्क धमनी के द्वारा या रेनल आर्टरी के थ्रू, रेनल आर्टरी वेस्ट मटेरियल्स विद ब्लड कम इन बोमन कैप्सूल्स। अब देखिए ये जो वृक्क सिरा होती है, इसमें से स्वच्छ रक्त जो होता है वो इसमें से जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। इतना हो गया स्टूडेंट, ये हमारा बोमन कैप्सूल का। क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट, अब आ जाता है पॉइंट हमारा बोमन ट्यूबल्स, यानी कि वृक्क नलिका। ये जो हमारी वृक्क नलिका है, ये हमने अब तक इतना कर लिया, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए बोमन संपुट का नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि इसको इस तरह से करें हम, ये बोमन संपुट का नीचे वाला ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये एक नली से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इस नलिका के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि इसका नीचे वाला भाग जिस नली से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम, यानी कि बोमन कैप्सूल का नीचे का हिस्सा जिस नली से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहेंगे? जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्लियर होगी बात? समीपस्थ कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कुंडलित नलिका। ये देखिए समीपस्थ, ये इस तरह से कुंडलित नलिका है। मध्य भाग देखिए, ये मध्य भाग इसका, ये मध्य भाग इसका, मध्य भाग जो होता है स्टूडेंट, मध्य भाग हेयर पिन की तरह होता है, जिसको बोला जाता है हेनले लूप। हेनले लूप कहा जाता है। क्लियर होगी बात? प्रथम भाग हो गया कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका, मध्य भाग हो गया, और अंतिम भाग जो कि संग्रह नलिका से जुड़ा हुआ होता है। अंतिम भाग जो किससे जुड़ा होता है? संग्रह नलिका से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित
नलिका यानी कि डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। ये हो गया हमारा वृक्क नलिका, यानी कि आपकी किडनी की स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आ जाएगा मूत्राशय ले लो चाहे, आगे आ जाएगा स्टूडेंट मूत्रवाहिनियां ले लो चाहे, मूत्रवाहिनियां। अब मूत्रवाहिनियां यहां आपको स्ट्रक्चर में दिख रही है। सेकंड हम ले लेते हैं मूत्रवाहिनियां। या मूत्रवाहिनी कह लो। देखिए ये संख्या में एक जोड़ी होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है इनकी संख्या। ये देख लीजिए कार्य क्या होता है इनका मूत्रवाहिनियों का। ये वृक्क से फ्रॉम किडनी टेक यूरिन, ये यहां तक मूत्राशय तक वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक लाती है। इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो चिकनी मांसपेशियों की बनी होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। और एक वयस्क जो है, अडल्ट जो है, वयस्कों में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा हो गया मूत्रवाहिनी का इतना ही। स्मूथी मसल्स होते हैं इसके अंदर, स्मूथी मसल्स होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लो ब्लैडर, मूत्राशय। अब देखिए मूत्राशय इजी है। मूत्राशय थर्ड, मूत्राशय ब्लैडर। ब्लैडर ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा यानी कि जो पेशी है थैलीनुमा संरचना होती है। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है स्टूडेंट। और ये क्या कार्य करती है, वृक्क से आने वाला मूत्रवाहिनियों के द्वारा जो यूरिन लाया जाता है, मूत्र लाया जाता है, मूत्र का भंडारण होता है इसमें। स्टोर यूरिन, मूत्र का भंडारण होता है। और ये किस में मदद करता है, मूत्रण में मदद करता है। मूत्र में इट हेल्प इन यूरिनेशन। क्लियर होगी। अब देखो 400 से 600 ml यूरिन जो है, मूत्र जो है, इसमें इट कैन स्टोर 400 to 600 ml यूरिन इन इट। यानी कि इसके अंदर 400 से 600 ml तक यूरिन जो है, मूत्र जो है, वो एकत्रित हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है लास्ट हमारा मूत्र मार्ग। अब देखिए लास्ट मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसके नीचे की स्ट्रक्चर ये जो होगा ये मूत्र मार्ग कहलाता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, एक ट्यूब शेप होता है, नली नुमा संरचना होती है, नली नुमा संरचना होती है। और ये पुरुषों के अंदर लिंग से जुड़ा होता है और स्त्रियों में योनि द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। और पुरुषों में जो मूत्र मार्ग होता है वो स्त्रियों की बजाय लंबा होता है। और इसी के ही द्वारा मूत्र जो है वो मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है। यानी कि इट एक्सटीरियर यूरिन फ्रॉम बॉडी। क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर थी स्टूडेंट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हो उसके स्टूडेंट, अगर आप शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे वीडियो, तो ही मैं आपको पूरा सिलेबस दे सकूंगा। तो एक बार फिर मेरे साथ बने रहने के लिए